हाँ जी बेटा, अमेंडमेंट्स को और आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने तकरीबन रेजिडेंशियल स्टेटस को देखा था कि भाई वहाँ तक क्या अमेंडमेंट्स आई हैं और काफ़ी अच्छी अमेंडमेंट्स थी वो। अभी आज इस वीडियो में कोशिश रहेगी कि रेजिडेंशियल स्टेटस को तो कंप्लीट कर ही दें, जो उस चैप्टर में और एक नई चीज़ देखने को मिल रही है। फिर आगे थोड़ा सैलरीज की तरफ भी चलें। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं इस सबको। अभी रेजिडेंशियल स्टेटस में आपने रेजिडेंट डीम रेजिडेंट जो कॉन्सेप्ट बदले गए हैं वो सब देख लिए। पर इस चैप्टर का अगर थॉरो करना है, क्योंकि हमने कहा था कि पूरा स्टडी मटेरियल कवर कराएंगे जहाँ जहाँ भी चेंज है, तो भाई एक चीज़ और इसमें चेंज दिखेगी आपको सेक्शन 9 में जब आप चलते हैं डीम्ड एक्रूअल एक्रूअल में। तो यहाँ आपको थोड़ा सा, जहाँ बिजनेस कनेक्शन का ये पेज नंबर है 2.22, यहाँ पे आपको दिखेगा कि इन केस ऑफ अ बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑल ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया। सर ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसके बारे में तो हम ये सुनते होते थे कि भाई जितनी ऑपरेशन कैरिड आउट इन इंडिया उसके रिगार्डिंग जो एट्रीब्यूटेबल इनकम है वो ही यहाँ एक्रूड मानी जाएगी। सर ये तो पड़ा हुआ। पर इसमें चेंज क्या आया? सर पहले ना इसमें एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस वाला फंडा होता था। उसकी बजाय अब यहाँ इनकम एट्रीब्यूटेबल टू ऑपरेशन इन इंडिया में क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा, उसके लिए क्लैरिफिकेशन देनी शुरू कर दी है मिनिस्ट्री ने। तो भाई ये आगे जाके नो डाउट जो आप इसमें पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकल लाइफ में देख रहे हैं, तो इससे स्कोप ऑफ इनकम जड़ा है, खास तौर पे वो सोशल मीडिया के जाइंट्स जो यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, उनके लिए स्कोप ऑफ इनकम थोड़ा सा वाइड हो जाएगा। देखिए क्या कहता है, इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट टारगेटिंग कस्टमर रिजाइडिंग इन इंडिया और असेसिंग द एडवर्टीजमेंट थ्रू आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। कहता है इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, जैसे अब यूट्यूब पे भी ऐड आती है, फिर आपके फेसबुक पे भी आती है, इंस्टा पे भी आती है, तो ऑब्वियस है कि एडवर्टाइजमेंट ब्रांड्स वहाँ देते हैं, तो उनको अच्छी खासी फीस पे करते हैं, तभी वो हमारे वॉल पे या कोई वीडियो हम देख रहे हैं उसके बीच में अपीयर होनी शुरू हो जाती है। तो अगर इनकम एक एज ही एडवर्टीजमेंट में से है जिधर टारगेट कस्टमर इंडिया में रिजाइड करता है, तो वो इनकम भी एट्रीब्यूटेबल मानी जाएगी ऑपरेशन इन इंडिया की, और यहाँ के लॉ के हिसाब से टैक्स हो सकती है। या असेसिंग द एडवर्टीजमेंट थ्रू आईपी लोकेटेड इन इंडिया। अब एक तो एडवर्टाइजर आया, उसने कहा कि भाई मैंने ऐड देनी है और मेरा टारगेट कस्टमर इंडिया में है, ये मेरा प्रोडक्ट है और मैं इंडियन कस्टमर को टारगेट कर रहा हूँ। उससे तो जो इनकम हुई यूट्यूब को, गूगल को, फेसबुक को, इंस्टा को, वो तो आपने इसमें लिखी दी। दूसरा, अगर टारगेट इंडिया नहीं भी था, और अब ये तो वर्ल्ड वाइड चीज़ें हैं तो कोई भी कहीं से भी सेस कर लेता है, इंडियन आईपी एड्रेस से एडवर्टीजमेंट असेस हुई, असेसिंग द एडवर्टीजमेंट थ्रू आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस पता है ना, हम सबका ही होता है जब हम किसी भी मशीन के थ्रू, चाहे वो लैपटॉप है चाहे कंप्यूटर है, उसके थ्रू हम अपना इंटरनेट को असेस करते हैं। तो ये दूसरे वाला क्या है कि जहाँ इंडियन आईपी एड्रेस से एडवर्टीजमेंट को असेस किया गया, क्लिक किया गया उस पर, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी भी इनकम इंडिया में मानी जाएगी। फिर कहता है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ डाटा कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया और यूजिंग द आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। तो भाई डाटा के बारे में तो आपने बहुत सुना है, बड़ी कंट्रोवर्सीज भी पीछे बनती रही हैं, इस पे प्राइवेसी पॉलिसी भी चेंज करने की बातें होती रही हैं कि कंपनियां डाटा इकट्ठा करके बेच देती हैं। तो डाटा अगर कलेक्ट किया जा रहा है और उसको सेल करके इनकम हो रही है, तो उसमें भी सेम फंडा है। अगर वो डाटा पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया का है या आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया है जिससे डाटा कलेक्ट किया गया है, तो अगेन वो ऑपरेशन एट्रीब्यूटेबल टू इंडिया माना जाएगा और इनकम एक्रूड इन इंडिया मानी जाएगी। फिर कहता है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड सर्विसेज यूजिंग द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया और यूजिंग आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। सर ये तो बहुत वाइड स्कोप हो जाएगा इससे। अब इसने लिख दिया इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया। डाटा कलेक्ट किया, उससे पोटेंशियल कंज्यूमर ढूंढा अपना, तो उसे अपने गुड्स और सर्विसेज बेचे। अब ऐसे में वो जो डाटा कलेक्टेड फ्रॉम इंडिया है उससे सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज जो किए गए, वो इनकम भी हम कह रहे हैं कि एक्रूड इन इंडिया है। तो ये जो चीज़ें आई हैं नई नई, इस पे सर देखिए अगर प्रैक्टिकल चाहे ना भी बने, प्रैक्टिकल हो सकता है ना बने, खास एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत बढ़िया बन सकता है कि क्या इस तरह की इनकम एक्रूड इन इंडिया है या नहीं है। तो इन तीन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी जी और अगर आप रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर देखते हैं तो कोई खास अमेंडमेंट दिक्कत वाली आपको यहाँ कोई नज़र नहीं आएगी। हाँ, डिविडेंड वगैरह के लॉ इस वक्त बदले हुए हैं तो इन्होंने थोड़ा उसे हाईलाइट भी कर दिया है
कि जो डिविडेंड इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया पे करेगी वो डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया ही होगा एंड वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर एट नॉर्मल रेट्स। पिछले साल आप कुछ और करते थे, 1034 की बातें थी, 10 लाख वाला कोई रूल था, वो सब भूल जाएं अब। डिविडेंड का ट्रीटमेंट बदल गया है। ये जी आपका रेजिडेंशियल स्टेटस इसमें अब कंप्लीट होता है। आगे हम मूव करेंगे अब सैलरी के चैप्टर की तरफ। ले आओ चेक करते हैं जी सैलरी में क्या रखा है। तो सैलरी बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको पता है। अमेंडमेंट्स इतने बड़े चैप्टर के हिसाब से कोई ज़्यादा खास नहीं है, तो हम उसको कवर करते चलेंगे। एक बार आपको मैं सारा ओवरव्यू दे दूंगा चैप्टर का, कि ताकि आप में से जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं इस अटेम्प्ट के लिए, उनको थोड़ा या क्लैरिटी रहे कि क्या क्या देखना। देखिए वैसे भी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एक बार नया मॉड्यूल डाउनलोड करके सारा चैप्टर गो थ्रू तो करना बनता ही है। अभी सर ये स्टार्टिंग वाले जो पेजेस हैं इनमें कोई अमेंडमेंट नहीं है सच, ठीक है। तो जहाँ भी कुछ आपके मतलब का होगा मैं अभी रुक जाऊंगा। यहाँ सर कुछ आपके मतलब का आने वाला, आप कहेंगे सर यहाँ पे, सर ये ना अलाउंसेस हैं और इनके बारे में एक पते की बात आने वाली है, देखना भी ध्यान से। अब ये देखिए अलाउंसेस जा रहे हैं टू मीट दी ड्यूटीज और ये वो सारा, ठीक। ये देखिए एक ये वाले अलाउंसेस होते थे हमारे, ट्रैवलिंग, देन उसके बाद वी हैव डेली अलाउंस, देन कन्वेंस अलाउंस, यूनिफॉर्म, हेल्पर, रिसर्च, इस तरह के अलाउंसेस होते थे। तो ये रहा यूनिफॉर्म लास्ट वाला। अब ये आपके मतलब की बात है जिस पे से सवाल बनेगा। सर देखो हमने 115 बीएसी पहली अमेंडमेंट यही कवर की है इस सीरीज में। तो उसमें हमने बताया था एक लो टैक्स आप कह सकते हो स्लैब आई है जो स्लो स्लो करके बढ़ती है, पर अगर वो स्लैब के बेनिफिट आपको लेने हैं तो आपको कई तरह की एग्जम्पशन, डिडक्शंस, सेट ऑफ्स ये फोरगो करने पड़ते हैं। हाँ जी सर ये तो याद है। अब ये पढ़ के देखो। एन एम्प्लॉई बीइंग एन एसएससी हु ऑप्ट्स फॉर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 बीएसी would be entitled to exemption only in respect of traveling allowance, daily allowance and conveyance allowance mentioned in A to C above। क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा अलाउंसेस वैसे अगर अगर हम देखें सैलरी में एग्जम्पशंस का चांस होता है, पर जब हम 115 बीएसी वाली लिस्ट पढ़ते हैं कि ये एग्जम्पशंस नहीं मिलेगी, वहाँ पे भी बड़े अलाउंस लिख के आ जाते हैं कि भाई इनकी एग्जम्पशन नहीं मिलनी। पर इवन अगर आपने 115 बीएसी के लिए ऑप्ट किया हुआ है, 3 अलाउंसेस में जो आपकी एग्जम्पशन बन पा रही है तो मिलेगी। कौन कौन से होंगे सर वो अलाउंस? सर ट्रैवलिंग, डेली, ते कन्वेंस। ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ये तकरीबन ऑफिशियल ड्यूटीज की परफॉर्मेंस में ही मिलने वाली बातें हैं। तो उनको उन्होंने शायद उसके अकॉर्डिंग की है, तो ऑफिस के काम के रिगार्डिंग ही चीज़ें हैं तो एग्जम्प्ट कर देना चाहिए। 115 बीएसी वाले को भी ये फायदे दे दिए हैं, तो भाई इसको जरूर याद रखें। ये पहला इफेक्ट था जो नए सिलेबस में आपको पता होना चाहिए। बाकी चैप्टर की पूरी स्कैनिंग चल रही है, जहां आपके लिए कुछ रेलेवेंट है वहां हमने रुक के आपको बताना है। देखो जी ग्रेचुटीज वगैरह, लीव इनकैशमेंट वगैरह, ये अब कई लोगों को वैसे सॉल्व करने टफ लगते हैं, बट अदरवाइज ये इनमें कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं है। हाँ अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप इजीली इनके सम कर सकते हैं। देन प्रोविडेंट फंड्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा कि सर इसमें कुछ हुआ है। सर वो पर्क्स में जब आप जाएंगे तब हुआ है, बाकी जब वो 12% रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज जो भी आप करते थे वो वैसे का वैसा है। हाँ जी और आगे बढ़ते हैं। ये आगे सर पर्क्स, तो इनमें थोड़ा सा एक जगह पे आपको चेंज यहाँ दिखेगा और वो हमारी अमेंडमेंट रहेगी। तो यहाँ इन्होंने ब्रीफिंग कर रखी है बस इस चीज़ की, ये लीजिए सर मिल गया। देखो क्या लिखा उसने, अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन मेड टू द अकाउंट ऑफ सेसी बाय एम्प्लॉयर। अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर इन अकाउंट्स में होता है, इन ए रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, चाहे यहाँ से पढ़ लीजिए, और इन एन एनपीएस 80CCD1 ये एम्प्लॉयर का ही होता है, और इन एन अप्रूव्ड सुपरएन्यूशन फंड आरपीएफ, एनपीएस और अप्रूव्ड सुपरएन्यूशन फंड किसके द्वारा कंट्रीब्यूशन किया गया है? एम्प्लॉयर के द्वारा, बाय एम्प्लॉयर टू द अकाउंट ऑफ सेसी टू द एक्सटेंट इट एक्सीड 7,50,000। सर पहले क्या होता था उसमें ना जाए, पहले कोई सुपर एन्युएशन के लिए 1.5 लाख लिखा हो तो छोड़ो रद्दी है इस वक्त वो। अब वो कह रहा है कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपके लिए आरपीएफ में पैसा डाला, एनपीएस में पैसा डाला या अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में डाला,
और इन तीनों का जोड़ मिला के 7.5 लाख से ज्यादा हो जाता है, तो जितना एक्स्ट्रा होगा दैट विल बी टेकन एज ए पर्क अंडर सेक्शन 17(2) क्लॉज जो है 7। देख रहे हैं कि नहीं? तो भाई आपको बहुत ध्यान से समझना होगा कि 7,50,000 से ज्यादा अगर इनमें कंट्रीब्यूशन किया गया तो एक्स्ट्रा वाला अमाउंट आपके इस प्रीवियस ईयर से पर्क माना जाएगा, जो कि पहले हमने कभी नहीं सुना। अब सर ये इसके साथ एक 17(2)(7)(a) भी जोड़ा हुआ है, क्या इसका इसके साथ कोई कनेक्शन है? सर बिल्कुल है, ये भी पहले पढ़ देते हैं, फिर हमने इस पे एक छोटा सा इलस्ट्रेशन भी बनाया, वो भी कराते हैं। अब कहता है एनुअल एक्रीशन टू द बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड सुपरएन्यूशन फंड which relates to the contribution and included in total income on account of same having exceeded 750। सर एनुअल एक्रीशन तो ये कहते हैं कि जैसे कॉन्ट्रीब्यूशंस पे इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, मतलब जो ग्रोथ आती है उन कॉन्ट्रीब्यूशंस पे, तो ये इन्होंने क्या लिख दिया कि एनुअल एक्रीशन से क्या कह रहे हैं? सर दोबारा देखो, एनुअल एक्रीशन टू दी बैलेंस मतलब जो बैलेंस में बढ़ोतरी हो रही है, कौन से वाले बैलेंस में? बैलेंस प्रोविडेंट फंड, एनपीएस, इन सब का हो सकता है। विच रिलेट्स टू दी कंट्री एंड इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑन अकाउंट ऑफ सेम हैविंग एक्सीडेड 750। सर ये तो सुनने में कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे ये 3 कंट्रीब्यूशन मान लीजिए 10 लाख के थे, तो 7,50,000 माइनस करके 2.5 लाख आपने इससे पिछली क्लॉज में पर्क मान लिया। ये सर मान लिया। अब इस 2.5 लाख के रिगार्डिंग जो भी एनुअल एक्रीशन हुआ है, मतलब इस 2.5 लाख जो एक्स्ट्रा वाला है, इस पे जो भी इंटरेस्ट वगैरह मिला है जिस भी रेट पे, वो भी इनकम माना जाएगा। सर पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो कहते थे कि भाई 9.5 तक ही जाएगा, उससे ऊपर गया तो फिर वो टैक्सेबल होगा। सर उसकी सारी मैं बात करूंगा, पहले ये बात दोबारा सुन लें। 3 चीज़ों का जोड़ करें, किसका भी? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, दूसरा क्या है सर? CCD 1 में एनपीएस में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, तीसरा क्या है सर? सुपर एन्युएशन। उनका जोड़ अगर 7.5 लाख से ज़्यादा आता है, 7,50,000 से ज़्यादा आता है, तो वो तो आपकी एक्स्ट्रा वाला अमाउंट तो इनकम बनेगा ही बनेगा। अब इस अमाउंट पे जो भी एनुअल एक्रीशन मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट वगैरह, वो भाई आपकी इनकम में जुड़ेगा। ये है अमेंडमेंट। पुराना क्या होता था, कैसे होता था, वो तो पूरा समझाऊंगा, अभी इसे और डिटेल में पढ़ें। एनी एनुअल एक्रीशन बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और any other amount of similar nature during the previous year to the balance at the credit of RPF, NPS और approved superannuation। देखो एनुअल एक्रीशन में वो इंटरेस्ट, डिविडेंड और एनी अदर अमाउंट बता रहे हैं कि भाई जो भी उसमें ग्रोथ आई, या वो इंटरेस्ट के कारण आई या डिविडेंड के कारण आई या कोई फिक्स्ड अमाउंट दिया ही जाता है कि इतना तो बढ़ेगा ही, वैसे तो वो इंटरेस्ट ही होता है 90%। ठीक है, अब कितना? टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू द एम्प्लॉयर कंट्री विच इज इंक्लूडेड इन टोटल इनकम इन एनी प्रीवियस ईयर अंडर दिस सेक्शन। मतलब ये पूरे 10 लाख के इंटरेस्ट ऐड करने की बात नहीं कर रहा, कह रहा है जितना आपका ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 17(2)(7) में टैक्स हुआ एक तरह से, उतने हिस्से पे जो भी ग्रोथ आई है वो भी हम आपकी इनकम मानेंगे। इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि भाई इट इज टू बी कंप्यूटेड इन ए प्रिस्क्राइब मैनर। उसके बाद वो कहता है सिंपल भाषा में, इन अदर वर्ड्स इंटरेस्ट, डिविडेंड और एनी अदर अमाउंट ऑफ सिमिलर नेचर ऑन द अमाउंट विच इज इंक्लूडेड इन टोटल इनकम अंडर दिस सेक्शन। ये शायद बिल्कुल क्लियर कर देता कि भाई जो 17(2)(7) में टैक्स हो गया ना, उतने हिस्से पे जो भी ये इंटरेस्ट, डिविडेंड या एनुअल इनकम है, उस एक्स्ट्रा पोर्शन पे, मतलब इस 2.5 लाख पे, वो भी आपकी इनकम मानना चाहिए। अब सर आपने जिन्होंने सैलरी का चैप्टर चुप्टर पहले कर रखा है, उनके मन में कई तरह के विचार उठ रहे हैं कि सर वो पहले हमें कराते थे कि भाई आरपीएफ में 12% से ज़्यादा अगर एम्प्लॉयर दे दे तो वो टैक्स करना है, वो सर आज भी करना है। सर फिर हमें कराते थे कि आरपीएफ में इंटरेस्ट 9.5 से ज़्यादा आ जाए तो टैक्स करना है, सर वो आज भी करना है। सर ये तो इन्होंने एक तरह से जब किया, तो इसके बारे अगर आप मेमोरेंडम पढ़ें तो उसमें इन्होंने लिखा है कि यार देखो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, अपनी सैलरी के स्ट्रक्चर को इस तरह से बनवा लेते हैं एम्प्लॉयर से कि ज़्यादा वो कंट्रीब्यूशन की फॉर्म में हो जाए, ताकि वो कॉन्ट्रीब्यूशंस ज़्यादातर एग्जम्प्ट चले जाते हैं। समझे कि नहीं? अप्रूव्ड सुपरनेशन फंड, ये वो इधर इधर पैसा डाल देते थे लोग कि भाई चलो इसमें एक लिमिट के बाद ही टैक्स लगता है। तो एनपीएस का तो आपको पता ही है,
CCD 1 का डिडक्शन, तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए, ताकि भाई इस एग्जम्पशन रिजीम का फ़ायदा ज़्यादा ना उठाया जा सके, इस पे एक कैपिंग कर दी गई है कि 7,50,000 से ज़्यादा अगर आपके 3 कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कर रहा है, इनका एग्रीगेट 7,50,000 से ज़्यादा है, तो आपको टैक्स देना पड़ना है। इससे एक आम बंदा जिसको ठीक ठाक सैलरी मिलती है, वो तो कभी इसमें कवर होगा नहीं। हाँ, अब जिनके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एक्सेसिव हैं, तो उनको 2 बार भी टैक्स लग सकता है। सर कैसे? जैसे अगर आपका 14% RPF है, तो पहले तो 2% वैसे ही आ गया सैलरी में। फिर जब ये एग्रीगेट होएगा तो उसकी वजह से शायद 750 भी क्रॉस हो रहा हो। तो ये उस चीज़ को काउंटर करने के लिए इस पे सर एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ बनाया हमने, क्योंकि इंस्टीट्यूट कोई एग्जाम्पल ज़्यादा ले नहीं रहा था, तो हमें लगा कि भाई ये तो फिर बात उलझ जानी है। ईसॉप में भी आगे काफ़ी अच्छी अमेंडमेंट है, वो भी करेंगे कवर। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ईसॉप वाले से आगे चलते हैं। देखो उन्होंने लिखा परक्विजिट शैल इंक्लूड, मतलब यहाँ हमने दोबारा इस चीज़ को लिखने की कोशिश की है, the amount or aggregate amount of any contribution made to the account of SESI by the employer in RPF, new pension trust referred in this, or approved superannuation to the extent it exceeds 750, मतलब जितना 7,50,000 से ऊपर है वो 17(2)(7) में पर्क ले लो। अब 17(2)(7)(a) क्या है सर? इस एक्स्ट्रा वाले के ऊपर जो एनुअल एक्रीशन होगा वो भी बढ़ते हैं। The annual accretion by the way of interest, dividend, or any other amount of similar nature during the previous year to the balance at the credit of fund scheme referred in this subclause, ये वाला, to the extent it relates to in said subclause, और जितना ये आपकी इनकम में आया। तो सर वही मतलब है कि जितना आपकी इनकम में आ गया ना एक्स्ट्रा वाला, उस पे जो एनुअल एक्रीशन हो रहा है भाई, वो 17(2)(7) अट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल हमने दिया है कि सैलरी मान लीजिए 90 लाख है, और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 12% ऑफ सैलरी ही है, ये आ गया जी। 4 लाख NPS में डालता है, ये भी आ गया जी। 4.5 लाख अप्रूव्ड सुपरन्यूशन में, तो इन सबका टोटल 19,30,000 बनता जा रहा भाई साहब, 19,30,000। अब इसके अंदर हमें ये लिमिट याद रखनी है कि इन तीनों का टोटल अगर 750 से ज़्यादा है, 7,50,000 से ज़्यादा है, तो दैट एक्स्ट्रा विल बी दी पर्क अंडर 17(2)(7). वो आप देख रहे हो 11,80,000, कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लेना अगर कोई गड़बड़ हो। तो 11,80,000 तो 17(2)(7) हो गया। अब कहता है एनी इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड ऑन दिस, मतलब इस पे अगर कोई इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह आएगा वो टैक्सेबल हो गया एज ए पर्क अंडर 17(2)(7)(a). ऑब्वियस है सर, इंटरेस्ट तो उस पर लगा ही होगा, तो 1120 का आपको देखना होगा कि कितना एनुअल ग्रोथ हुआ है, 1180 का सॉरी, वो जो एनुअल ग्रोथ है, मान लीजिए वो ब्याज बनता है इस पे टोटल 70,000 रुपये, 70,000 रुपये आपको और टैक्स करवाना पड़ेगा। तो ये अमेंडमेंट भी सर बिल्कुल आ सकती है पेपर में, और सैलरी का चैप्टर तो अगर आप देखें वैसे भी डोमिनेटिंग चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, और काफ़ी कुछ इसमें होता रहता है, आपको पता ही है। देन और इसमें एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट है जी ई सॉप्स के रिगार्डिंग, जिधे तार फिर TDS के साथ भी जुड़ते हैं, मतलब TDS वाले चैप्टर के साथ भी तार जुड़ जाते हैं उस अमेंडमेंट के। उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे, इस वीडियो में अभी इतना ही। ओके जी बेटा, बाय बाय।